बच्चों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये टोटली थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारे हैं, लेकिन सारे के सारे टर्म्स को हमें समझना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका प्राइमरी इंट्रोडक्शन देते हैं। प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज सिंपलेस्ट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। simplest theory of coordination compounds. It was developed by Linus Pauling. Linus Pauling, the scientist जिसने इसको डेवलप किया। It describes metal ligand bonds. ये मेटल लिगेंड बॉन्ड्स के नेचर को डिस्क्राइब करता है। काहे के बेस पे डिस्क्राइब करता है, देखिए आगे। It describes metal ligand bonds in terms of hybridization or hybrid orbitals of central metal atom or cation. जो सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन है उसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के टर्म्स में मेटल लिगेंड बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये मेन शुरुआत इसका इंट्रोडक्शन इसका है। इट डील्स विथ मेनली ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री पता लग जाए तो हम सारा कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसा इस थ्योरी का कहना है। या फिर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो हम उससे सब कुछ डिटरमाइन करें। ज्योमेट्री से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीजें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या है? मेन पॉस्टुलेट्स आर एज बिलो। तो मेन पॉस्टुलेट्स यानी ये कहती क्या है, इसके टर्म्स क्या हैं? तो हम सबसे पहले बात करते हैं टर्म्स नंबर 1। इट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जब होता है तो मेटल एटम्स एंड कैटायंस हैविंग सम वैकेंट ऑर्बिटल्स इन देयर outermost shell. Metal atoms or cations having some vacant orbitals in their outermost shell take place. यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में वे मेटल एटम और कैटायन पार्टिसिपेट करते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ये पहली शर्त है, ये पहला टर्म भी है, पहला पोस्टुलेट। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। द सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स। यानी जो सेंट्रल मेटल एटम या कैटायन है ये ढेर सारे वैकेंट s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कराता है अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी जो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके हिसाब से। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो 2 ऑर्बिटल कम से कम प्रोवाइड कराएगा, 3 है तो 3 ऑर्बिटल्स कराएगा, 4, 5, 6 है तो 4, 5 और 6 है। वैकेंट ऑर्बिटल्स आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल मेटल एटम अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 है अगर तो 6 ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। आगे बढ़ते हैं। दीज ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज, ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं टू फॉर्म आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी जो ये हाइब्रिडाइज होते हैं और आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स बनाते हैं वो कैसे होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन इक्वल नंबर का मतलब है जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही आइडेंटिकल इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। दीज ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन फिक्स्ड पोजीशंस 3 डायमेंशनली, यानी ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं? 3 डायमेंशनली फिक्स पोजीशंस में अरेंज्ड हो जाते हैं। अब कुछ कॉमन हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में हम आगे बात करते हैं। विथ कोऑर्डिनेशन नंबर अनाउंस शेप मींस अरेंजमेंट और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, उनके जनरल फॉर्मूले से हम बात करें। इफ हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेंगे, फिर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे और फिर शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे और फिर जनरल फॉर्मूला हम बताएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 sp हाइब्रिडाइजेशन। ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वे लीनियर होंगे। इनका टाइप होगा ML2। 3 कोऑर्डिनेशन नंबर 3 sp हाइब्रिडाइजेशन trigonal in shape and ML3 this is general formula of complex. Now 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहीड्रल ml4। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है ml2 ml3 ml4, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4।
स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3, शेप्स लीनियर, ट्राइगोनल एंड टेट्राहेड्रल। ओके, देखिए अगर कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 पर हम बात करें तो ये sp3 होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो टेट्राहेड्रल, यानी टेट्राहेड्रल शेप है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर यही बात हम यहां पर बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है, हो जाता है dsp2 भी, यानी दो अलग अलग होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। और इसमें जो शेप होती है स्क्वायर प्लेनर होती है, शेप होती है वो स्क्वायर प्लेनर। और जो कॉम्प्लेक्स का जनरल फॉर्मूला ml4। इसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5, इसमें स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3d। sp3d ये शेप जो बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसका फॉर्म होगा ml5। ठीक, अच्छा। और आखिर में जो है हम बात करेंगे किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर है तो दो टाइप से हाइब्रिडाइजेशन होता है, d2sp3 sp3d2, d2sp3 sp3d2। दोनों में ही कंडीशंस में ऑक्टाहेड्रल होगा, दोनों में ही ml6 होगा। लेकिन हमें यहां पे ध्यान देना है d2sp3 तो पहले लिखा हुआ है बिफोर sp3 d2 इज रिटन, मींस d2 का मतलब है इनर ऑर्बिटल्स, इनर d ऑर्बिटल्स। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को कहा जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, और जब sp3 के बाद d2 लिखा है, इसका मतलब होता है कि आउटर मोस्ट सेल का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसे कहा जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और बेटा ये मेनली किसके लिए होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए होता है, नहीं जब ऑक्टाहेड्रल होता है। d2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट से। मैग्नेटिक मूवमेंट से हमें मिलता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल, और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल जब मिलता है तो उससे हमें पता लगता है कि कौन से डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, n-1 डी ऑर्बिटल्स और n डी ऑर्बिटल्स, यानी पेनल्टीमेट सेल के डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल के डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये है कॉमन हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्सेस, इन मेटल, सेंट्रल मेटल एटम और कैटायंस कॉम्प्लेक्सेस। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं फोर्थ पोस्टुलेट, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मींस जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आर प्रेजेंट इन इनर ऑर्बिटल्स। इनर ऑर्बिटल्स में जो पहले हैं ऑर्बिटल्स, कहां पे, 3d से पहले या n-1d से पहले हैं वहां पे, या इसके जो ऑर्बिटल्स हैं उससे पहले पड़े हुए हैं। कैसे, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, जहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, माने वहां पे उनकी प्रेजेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, नॉर्मली डिस्टर्ब नहीं होती है। लेकिन कभी कभी हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स में बी पेयर्ड अगेंस्ट हुन्स रूल, बट क्या होगा, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि हम बात करें फेरस आयन, फेरस आयन के बारे में हम अगर बात करें तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं, ये खाली है, ये खाली है। ठीक, अब नॉर्मली कोई वीक फील्ड लिगेंड आ रही है, जैसे अमोनिया लिगेंड, ठीक, FeNH3 6 times. This complex is formed and 6 ammonia molecules are attached. Then what happens? 4s, 4p, 4d, 4f. 4s, 4p, 4d, 4f, चार होते हैं, लेकिन उनमें से 3 में से कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आयरन का, 6 है यहां पे, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 6 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे हैं ये वैसे के वैसे पड़े रह जाएंगे, इन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें ये नहीं है लिगेंड, अगर लिगेंड हो साइनाइड एज लिगेंड और फॉर्मेशन हो FeCN6,
लिगेंड हो साइनाइड लिगेंड्स, लिगेंड्स हो साइनाइड लिगेंड्स, लिगेंड्स हो साइनाइड लिगेंड्स। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्या करती हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कौन से, ये इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अगेंस्ट हुंस रूल पेयर्ड कर देते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज्ड हो जाते हैं, यानी हुंस रूल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6, अब ये ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, हुंस रूल को फॉलो करता है। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए, कौन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाइक साइनाइड विथ फेरासाइन, साइनाइड विथ फेरासाइन, तो ये जो 3d6 है इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पेयर्ड हो जाएंगे, 3d दो ये वैकेंट हो जाएंगे और ये वैकेंट है, वैकेंट ये भी है, लेकिन अब पार्टिसिपेशन होगा 1 2 3 4 5 6 का। ठीक है, चलिए, the d orbitals participating in hybridization may be either n-1d, ns and s and np, या फिर होंगे ns np and nd। यानी जो d ऑर्बिटल्स हैं ये n-1d हो सकता है, nd हो सकता है, बात वही है। n-1d जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यानी ये दो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, और nd जब ये वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है माने नॉर्मल फील्ड यानी वीक फील्ड लिगेंड है। जैसे इसके लिए हम बात कर लें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, इसी के बेस पे दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हो गए, कौन कौन से, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, d2sp3, n-1d, ns np। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हो जाता है sp3d2, ns np nd। ये है इस पॉइंट का मतलब। The d orbitals participating in hybridization may be either n-1d, ns and np और ns np and nd। क्लियर। अब हम बात करते हैं, अब तक हमने सारा का सारा डिस्कशन जो किया वो सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं लिगेंड्स के बारे में। वे ग्रुप्स जिनमें कम से कम एक सिग्मा ऑर्बिटल हो, कम से कम एक सिग्मा ऑर्बिटल हो यानी फ्री ऑर्बिटल हो विथ अ लोन पेयर मे बी लिगेंड्स। यानी केवल वे ही ग्रुप्स, चाहे वे मॉलिक्यूल्स हों और चाहे वे आयंस हों, केवल वे ग्रुप्स जिनमें कम से कम एक सिग्मा ऑर्बिटल मौजूद हो विथ लोन पेयर, वे लिगेंड बन सकते हैं। अब लिगेंड के बारे में बात हो गई, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बात हो गई, अब बात होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। तो जो वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं किसके, सेंट्रल मेटल एटम के, ये ओवरलैप करते हैं विथ सिग्मा ऑर्बिटल्स विथ लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड है ये, हैविंग कंसीडरेबल पोलैरिटी। यानी जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं किसके, सेंट्रल मेटल एटम के या कैटायन के, वे ओवरलैप करते हैं किसके साथ, सिग्मा ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के उस ऑर्बिटल पे ओवरलैप करते हैं जिसमें एक लोन पेयर है, सिग्मा ऑर्बिटल। अब यहां पे एक में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक वैकेंट है, तो जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है आपका कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। इसमें कंसीडरेबल पोलैरिटी होती है, इसमें पोलैरिटी होती है, प्रॉपरली नॉन पोलर नहीं होता है, जो ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जैसे नॉन पोलर नहीं होता है। ठीक है, आखिर में हम बात करेंगे किसके, पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट मैग्नेटिक नेचर एंड ज्योमेट्री। ये बात हम शुरुआत में बात किए हैं कि ये जो थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ये मेनली दो बातों को एक्सप्लेन करती है, मेनली दो बातों को, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर। ज्योमेट्री अगर हमें पता लग जाए तो हम उसके मैग्नेटिक नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, आइडेंटिफाई, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, और अगर मैग्नेटिक नेचर पता लग जाए तो ज्योमेट्री को। ठीक है, अब it is possible to predict magnetic nature from geometry of complex and vice versa. Means
फ्रॉम ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर फ्रॉम ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री फ्रॉम मैग्नेटिक नेचर। ये हम दोनों बातें करते हैं। अगर वन और मोर, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉम्प्लेक्स में, तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। और अगर ऐसा नहीं है, मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो डायमैग्नेटिक होता है। इफ कॉम्प्लेक्स हैविंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज डायमैग्नेटिक। पता कैसे लगेगा? जब आप ये इन ऑर्बिटल्स को देखोगे, 1 2 3 4, बस यही 4 पॉसिबल ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए, n-1d, ns, np एंड nd। इन्हीं में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक या एक से ज्यादा हैं तो पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज डायमैग्नेटिक। ये है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इनके पोस्टुलेट्स को आप ध्यान से इनको एनालाइज करिए, आपको सारी बातें समझ में आती चली जाएंगे। ओके।